अच्छा भाई, सारे बच्चे एक बात सच सच बताना कि बिजनेस स्टडीज छोड़ दे रहे हो ना पढ़ना, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में तुम्हारा सारा टाइम चला जा रहा है। लेकिन आता तो बिजनेस स्टडीज भी सिर्फ 100 नंबर का है। तो क्या किया जाए ऐसा कि टाइम तो हमारे पास कम है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अपना पूरा फोकस देते रहे, लेकिन बीएसटी भी पीछे ना छूटे। इसके अलावा बीएसटी में आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है आप लोगों के साथ कि आप लोग बिजनेस स्टडीज को पहले पहले तो हल्के में लेते हो, पहली गलती ये करते हो। दूसरी गलती ये करते हो कि हल्के में लेने के बाद उसको पढ़ते तो हो, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। केस स्टडी आती है तो उलझ के रह जाते हो और समझ में आने के बावजूद लिख नहीं पाते हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है ना हाफ ईयरली का, ध्यान से सुन लो भाई। उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होने वाले हैं, और उसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि बीएसटी की क्या स्ट्रेटेजी है जो अगर आप फॉलो करते हो तो अपना जो एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से देके आने वाले हो, मचा के आने वाले हो। राइट, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की। अगर सिलेबस को देखा जाए तो शुरू के जो 8 चैप्टर्स है, यानी कि जो आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक 1 है, पार्ट ए है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सारे चैप्टर्स आपके ऑब्वियसली आ रहे होंगे। राइट, एंड इसका जो पार्ट बी है वो भी हाफ ईयरली में नहीं आ रहा होगा, पार्ट बी आएगा प्री बोर्ड एंड बोर्ड में। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं कि भैया इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके मिल रहे हैं, तो बेटा सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स की बात की जाए, देखो मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं, है ना, कि मैनेजमेंट जो है डायनेमिक होता है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। उनकी हेडिंग्स आपको याद करके जानी है, यानी कि इंपॉर्टेंस और फीचर्स की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। देखो बीएसटी बेटा ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरा रटा नहीं जा सकता है, अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए प्लस आंसर राइटिंग आनी चाहिए। राइट, इसके अलावा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और उसके जो फंक्शंस है तीनों लेवल के वो आपको आने चाहिए। एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, और इन तीनों की जो फीचर्स है वो आपको पढ़ के जाने ही जाने बेटा। चैप्टर नंबर 1 से इतना भी करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। राइट, आगे आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो बच्चों, जब मैं प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल्स है, एफडब्ल्यू टेलर के 4 है। एंड टेक्निक्स की बात की जाए तो देर आर 7 टेक्निक्स। तो क्या मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है? नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे सारी नहीं लिखी है। देखो होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ते रह जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक से। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं। बेटा टेक्निक 7 होती है। मैंने क्या क्या लिखी है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अच्छा ये प्रिंसिपल है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक प्रिंसिपल है। तो ये तो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल। टेक्निक की बात की जाए तो फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ के जानी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। बेटा मेथड, मोशन, टाइम और फटीग स्टडी वर्क स्टडी के अंदर आती है। ये 4 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की, तो हो गई बात। अब बात करते हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में। बेटा 14 में काउंट करते रहना कितने प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो ऑर्डर का प्रिंसिपल, इनिशिएटिव, इक्विटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट डीकॉप्स और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट मैं ये कहता हूं ना, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा एक ऐसा चैप्टर है ना जहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद होती है, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट नोट आ जाएंगे, लिख के आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 प्रिंसिपल दिए होंगे और दो दो करके दो दो नंबर के लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। तो 100 वर्ड भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए थर्ड जो आपका बेटा चैप्टर है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फीचर्स हैं बच्चों को इतने कंफ्यूज करते हैं कि क्या कहने। बच्चों को समझ में नहीं आता कि अनसर्टेनिटी क्या है, डायनेमिक नेचर क्या है, रिलेटिविटी क्या है, इंटर रिलेटेडनेस क्या है। कंफ्यूजिंग है तो पेपर में आता है, सिंपल बात है। तो कीवर्ड्स याद करके जाइए। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और बच्चों टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको पढ़ के जाने होंगे। चलो मैंने इंटरनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्लानिंग की बात की जाए तो बेटा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव, रूल, मेथड, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान है, पढ़ के जाना। और बेटा प्लानिंग की प्रोसेस एस डाई जेड जो मैंने आपको निमोनिक हमेशा पढ़ाया है, पढ़ के जाने का। राइट, चलो ये तो हो गए 4 चैप्टर। 5वें चैप्टर पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, यानी कि आइडिया वाला जो निमोनिक दिया, देखो छोटी प्रोसेस है, आराम से याद होगी। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फॉर्मल, डिविजनल और फॉर्मल इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ के जाना है। और लास्ट में जो अदर टॉपिक्स आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में, उसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पढ़ के भैया जाना है।
क्या पढ़ना, इन तीनों के बीच में बेटा डिफरेंस पढ़ लेना। अगर डिफरेंस पढ़ लिया ना तो तुम्हारा काम यहां पे हो जाएगा। एक पेज का डिफरेंस होगा, पढ़ लेना। स्टाफिंग की बात करते हैं बेटा। स्टाफिंग वैसे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन स्टाफिंग के अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। पहला आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पढ़ के जाना। दूसरा आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सीन ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रेनिंग एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच में आता है क्वेश्चन। ट्रेनिंग के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको पढ़ के जानी होगी। इसके अलावा स्टाफिंग की प्रोसेस भैया पढ़ के जाना, जो मैंने आपको निमोनिक बताया है, 1 रुपए से पेप्सी मैंने टी पॉइंट पे पी और फिर मैं वहां से चला गया, तो वो निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां चैप्टर आता है बेटा डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। नंबर 1 सुपरविजन, सुपरविजन के अंदर फंक्शंस पढ़ लो, बहुत होगा। नंबर 2 मोटिवेशन, मोटिवेशन के अंदर मैस्लो की थ्योरी पढ़ लो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ लो। यहां से आपको केस स्टडी देखने के लिए मिलेगी। लीडरशिप स्टाइल पढ़ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। केस स्टडी कम आती है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा जो आपका एलिमेंट है कम्युनिकेशन, वो आपका हो जाएगा। तो देखो, सुपरविजन से बता दिया, मोटिवेशन से बता दिया, लीडरशिप से बता दिया और आपको कम्युनिकेशन से बता दिया। कंट्रोलिंग की बात की जाए, छोटा चैप्टर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में डिफरेंस अगर पढ़ लोगे तो बहुत मजा आ जाएगी। एक पेज का डिफरेंस होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस 2-3 पेजेस की होगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है बेटा। डेफिनेशन किन दो चीजों की, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और या तो आप कह सकते हो प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन, ठीक है। और एक आपको पढ़ना होगा की रिजल्ट एरिया, या आप उसको क्या कहते हो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो बेटा ये दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डेफिनेशन है, वो आपको पढ़ के जानी है। यहां से केस स्टडी या फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और बेटा केस स्टडी में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि केस स्टडी बड़ी ही होगी, केस स्टडी छोटी भी हो सकती है। अब मैं बात कर लेता हूं सर जी स्ट्रेटजी क्या रखनी है हमारे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए। देखो भैया, बिजनेस स्टडीज में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा रीडिंग। रीडिंग जितनी कर पाओ, एनसीईआरटी की कर पाओ, संदीप गर्ग की कर पाओ, आरके सिंगला की कर पाओ, बेटा जिसकी भी रीडिंग कर पाओ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगी। इसके अलावा बेटा बिजनेस स्टडीज में रटने वाली चीजें जो है वो बता देता हूं। देखो रटना क्या है, आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, सब हेडिंग याद होनी चाहिए, कीवर्ड्स याद होने चाहिए। अंदर का मैटर क्या भैया, वो रटने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अगर इंग्लिश तुम्हें आती है तो तुम आराम से लिख के आओगे। और भैया आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो केस स्टडी का आंसर हो, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, ठीक है ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा होगा क्या कि तुम्हें क्वेश्चन आता होगा, तुम्हें चीजें आती होंगी, तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। और अगर तुम लिख भी दोगे तो नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो आंसर राइटिंग होनी चाहिए। शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि आंसर को कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपसे पूछा गया कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बताओ, तो सबसे पहले क्या करिए, रिक्रूटमेंट क्या होता है ये एग्जामिनर को बताइए। एंड उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो पहले उसका फ्लो चार्ट बना दो कि भैया एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। फिर इंटरनल के अंदर 3 आते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, तो पहले ये बता दो, है ना। मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है, बट हाँ फ्लो चार्ट बना देना है, राइट। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुम पूरा बैच जाओ एक्सप्लेन करने के लिए। फिर एक्सटर्नल के अंदर जो 10 पॉइंट आते हैं आपके सोर्सेज के, वो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। और लास्ट में चाहे तो कंक्लूजन लिखे, चाहे तो मत लिखे। यानी कि अपने आंसर राइटिंग में बच्चों फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, टेबल्स, डिफरेंसेस के टेबल्स यूज करके आने हैं। छोटी सी ट्रिक कितनी इस्तेमाल करके देखो बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर तुम्हारे ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएंगे बीएसटी के अंदर। सो आई होप बच्चा पार्टी की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और एक बात कहूंगा कि यार टेंशन मत लो, टेंशन लेने से चीजों का हल नहीं होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। भैया काम करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक किताब खोल के बैठोगे नहीं, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, चीजें तुम्हारे लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपको हो सकता है कि कुछ और चीजों में प्रॉब्लम आए, राइट। तो बच्चों अगर किसी और चीज में तुमको प्रॉब्लम आए तो तुम इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं तुमसे पर्सनली बात कर लूंगा। चैनल का नाम है जस्ट कॉमर्स कमांडोज, ठीक है। ये इसका बारकोड है, यहाँ पे इसको स्कैन कर लेना। और बच्चों आप लोगों को पता है कि जस्ट कॉमर्स चैनल ओपन हो चुका है हर्ष सर का, हर्ष भैया का, तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर्ष भैया यहाँ पे खड़े हैं। भाई क्या बोलता हूं मैं हमेशा, मैं बोलता हूं कि वाई टू फियर व्हेन योर हर्ष भैया इज हियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।